नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के बारे में। हमारी जो बॉडी होती है उसमें कितने प्रकार के नर्वस सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, इसमें कौन कौन से अंग यहाँ पर शामिल होते हैं और इन अंगों के क्या कार्य होते हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी मेन पॉइंट है, उन सारे बिंदुओं को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तंत्रिका तंत्र के परिचय की। तो देखिए, हमारा जो शरीर होता है इसमें कई सारे कार्य होते हैं और ये सारे जो कार्य होते हैं ये अलग अलग अंगों के माध्यम से होते हैं। ठीक है, तो इन सारे कार्यों को अलग अलग अंगों के माध्यम से करवाना, उन कार्यों को करने के लिए इन सारे अंगों के बीच में समन्वय स्थापित करना, इनको कंट्रोल करना, ये सारा काम करने के लिए हमारी जो बॉडी होती है इसमें एक जटिल संरचना देखने को मिलती है जो सारे शरीर में एक जाल के रूप में फैली रहती है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी पर जाल के रूप में, तंत्रिका कोशिकाओं के रूप में एक संरचना देखने को मिलती है जो शरीर के अलग अलग अंगों से अलग अलग कार्यों को कराने का काम करती है। उस संरचना को हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। बात करें इसके मुख्य कामों की, तो इसके मुख्य 3 काम होते हैं। सबसे पहला काम तो ये होता है कि शरीर के अंदर या फिर वातावरण से संवेग प्राप्त करना। कोई भी सूचना हमारी बॉडी को प्राप्त हो रही है, चाहे वो शरीर के अंदर से हो, चाहे वो शरीर के बाहर से हो, उस सूचना को प्राप्त करने का काम होता है तंत्रिका तंत्र का। दूसरा काम ये होता है कि ये जो भी संवेग या जो भी सूचनाएं हमारे शरीर को प्राप्त हो रही है उनको हमारे मस्तिष्क तक, उनको हमारे ब्रेन तक पहुंचाना। ठीक है, अब बात आते हैं तीसरी काम की। तो तीसरा काम ये होता है कि जो भी सूचनाएं हमारे ब्रेन तक पहुंची है तो ब्रेन क्या करेगा, उससे रिलेटेड उसकी प्रतिक्रिया देगा, उससे रिलेटेड कोई भी काम करने को बोलेगा। तो उससे रिलेटेड जो भी प्रतिक्रिया होती है, वो प्रतिक्रिया के जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, उन इंस्ट्रक्शन को संबंधित अंग तक पहुंचाने का जो काम होता है वो काम होता है तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, तो सबसे पहला काम हो गया संवेगों को प्राप्त करना, दूसरा काम हो गया उन संवेगों, उन सूचनाओं को हमारे ब्रेन तक पहुंचाना, और तीसरा काम होता है कि ब्रेन के द्वारा जो भी प्रतिक्रिया दी जा रही है उस प्रतिक्रिया को संबंधित अंग तक पहुंचाना। ये तीनों काम होते हैं तंत्रिका तंत्र के। अब हम बात करें मानव तंत्रिका तंत्र की संरचना की। तो हमारी जो तंत्रिका तंत्र होता है ये बना होता है तंत्रिका कोशिकाओं से या न्यूरॉन से। न्यूरॉन जो होता है ये हमारे तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। बात करें इनकी संख्या की, तो मानव शरीर में न्यूरॉन्स की संख्या लगभग 100 अरब के आसपास होती है। ये 10 टू दी पावर 11 यहाँ पर लिखा हुआ है। बात करें न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की, तो न्यूरॉन्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये न्यूरॉन का है। इसमें मेनली हमें 3 भाग देखने को मिलते हैं। सबसे पहला भाग होता है डेंड्राइट्स, दूसरा होता है कोशिकाकाय या सेल बॉडी, तीसरा होता है तंत्रिकाक्ष या एक्सोन्स। सबसे पहले हम बात करें डेंड्राइट्स की, तो डेंड्राइट्स जो होती है ये सेल बॉडी से निकले हुए पतले पतले तंतु होते हैं। ठीक है, ये बाहर की तरफ निकले हुए पतले तंतु आप देख पा रहे हैं, इन तंतुओं को ही हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। बात करें दूसरे पार्ट की, तो दूसरा पार्ट होता है सेल बॉडी। तो यहाँ पर जो मेन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बीच में, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेल बॉडी। ये जो होता है ये हमारे न्यूरॉन का मेन पार्ट होता है और इसमें 2 भाग हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है केंद्रक और केंद्रक के चारों तरफ होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा केंद्रक है और इसके चारों तरफ जो फैला हुआ एक लिक्विड होता है वो होता है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। बात करें तीसरे पार्ट की, तो तीसरा पार्ट होता है तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। एक्सोन जो होती है ये हमारी सेल बॉडी से नीचे की तरफ एक पतली संरचना होती है। ठीक है, पतली और लंबी संरचना है। इसका जो अंतिम सिरा होता है, आखिरी सिरा जो होता है, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब्स। ठीक है, इसमें जो नोब्स निकली हुई है बाहर की तरफ, इन नोब्स को हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब्स। इनका काम ये होता है कि जो भी दूसरी तंत्रिका होती है उसके जो डेंड्राइट्स होते हैं उनसे आपस में कनेक्ट करने का काम होता है इन सिनेप्टिक नोब्स का। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये आपने देखा था, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इनको हमने डेंड्राइट्स बोला था। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर आएगा और उसके डेंड्राइट जो होंगे ये इस न्यूरॉन के सिनेप्टिक नोब से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे और ये जो प्रोसेस होगी इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिनेप्सिस। ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के आपस में जुड़ने की जो क्रिया होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। और इस प्रोसेस के माध्यम से एक जो न्यूरॉन होता है वो लगभग दूसरे 25,000 न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। ठीक है, एक न्यूरॉन का जो कनेक्शन लगभग दूसरे 25,000 न्यूरॉन्स के साथ होता है। अब हम बात करें मानव तंत्रिका तंत्र के वर्गीकरण की, तो मानव जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधि तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। बात करें यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, पहला होता है मस्तिष्क या ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। जो वाला पार्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका ब्रेन वाला पार्ट है और इसके नीचे जो स्ट्रक्चर आपको लंबी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो हमारी बैकबोन के साथ साथ यहाँ पर चल रही है
उसको हम बोलते हैं मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब चलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो दोनों भाग हैं उनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें मस्तिष्क या ब्रेन की। तो ब्रेन जो होता है ये हमारे तंत्रिका तंत्र का कंट्रोल और कमांड सेंटर होता है। मतलब हमारे तंत्रिका तंत्र में जितनी भी क्रियाएं हो रही है, जो भी कार्य हो रहा है, उनको कंट्रोल करने का काम, उनको कमांड करने का काम जो होता है ये हमारे ब्रेन का होता है। तो इसका मेन काम इस तरीके से होता है कि जो भी अलग अलग सूचनाएं हमें तंत्रिका तंत्र के माध्यम से प्राप्त हो रही है, उन सूचना के संबंध में हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको किस प्रकार से प्रतिक्रिया देनी है, उन प्रतिक्रियाओं हेतु जो भी निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये हमारे ब्रेन के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। अब बात करें इसकी स्थिति की, तो हमारा जो ब्रेन होता है ये कपाल नाम के खोल में स्थित होता है। कपाल या क्रेनियम नाम का हड्डियों से बना हुआ एक खोल होता है जो हमारे ब्रेन के चारों तरफ पाया जाता है। ठीक है, ये काफी कठोर हड्डियां होती है जो हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। बात करें मस्तिष्क के भार की, तो मस्तिष्क का जो भार होता है वो लगभग 1300 से 1400 ग्राम के बीच में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 1300 से 1400 ग्राम के बीच में एक जो पूर्ण विकसित मस्तिष्क होता है उसका भार हमें देखने को मिलता है। बात करें मस्तिष्क के आयतन की, तो मस्तिष्क का आयतन होता है लगभग 1650 मिलीलीटर। काफी काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। एक मस्तिष्क जो होता है, फुली डेवलप ब्रेन जो होता है, उसका आयतन हमें 1650 या 1650 मिलीलीटर के आसपास देखने को मिलता है। बात करें इसके आकार की, तो जब किसी बच्चे का जन्म होता है उस समय जो ब्रेन का आकार होता है वो फुल्ली डेवलप्ड ब्रेन के 1/4 के आसपास होता है। अब हम बात करें मस्तिष्क के विकास की, तो किसी भी बच्चे का जो ब्रेन होता है वो 2 वर्ष की उम्र तक उसका लगभग 75 से 80% तक विकास हो जाता है। ठीक है, बात करें पूर्ण विकास की, तो कोई भी बच्चा जब होता है, जब वो 6 साल की उम्र तक पहुंचता है, तो 6 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके जो ब्रेन होता है उस ब्रेन का पूर्णतः विकास हो जाता है। लगभग लगभग वो पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। अब हम बात करें मस्तिष्क में एक लिक्विड देखने को मिलता है। मस्तिष्क में जो खाली जगह होती है और जो हमारा ब्रेन होता है उसके चारों तरफ हमें एक लिक्विड देखने को मिलता है। उस लिक्विड को हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल द्रव या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम ये होता है कि हमारे ये ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही साथ उसको नम बनाए रखने का काम भी इस फ्लूइड का होता है। ठीक है, तो ये वाली जो स्लाइड है इसमें काफी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। एक दो बार इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की काफी काफी ज्यादा संभावना देखने को मिलती है। चलिए अब हम बात करें हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर की या संरचना की। तो हमारा जो ब्रेन होता है उसके मेनली हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन जिसको बोलते हैं, इसको हम प्रोसेंसिफेलोन भी कहते हैं। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क या मेसेंसिफेलोन। तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क या रोम्बेंसिफेलोन। बात करें सबसे पहले अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन के हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। एक होता है घ्राण पिंड, ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा अटपटा नाम है, इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओल्फैक्टरी लोब। दूसरा होता है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम जिसको बोलते हैं। तीसरा होता है डाइएन्सिफिलोन। ये 3 पार्ट हमें अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन में देखने को मिलते हैं। बात करें मध्य मस्तिष्क की, तो मध्य मस्तिष्क जो होता है इसके हमें 2 पार्ट देखने को मिलते हैं। एक होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, एक होता है सेरिब्रल पेंडुकल। अब ये जो पार्ट होते हैं इनके अलग अलग काम होते हैं, उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बात करें पश्चिम मस्तिष्क की, तो पश्चिम मस्तिष्क में हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। एक होता है सेरिबेलम, एक होता है पोन्स वेरोलाई और एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो कुछ इस तरह की संरचना हमें हमारे ब्रेन में देखने को मिलती है। अब चलिए इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अग्र मस्तिष्क की या प्रोसेंसिफेलोन की। तो प्रोसेंसिफेलोन जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, हमने डिस्कस किया था अभी। एक होता है सबसे पहला पार्ट घ्राण पिंड या ओल्फैक्टरी लोब। तो ओल्फैक्टरी लोब जो होता है ये हमारे ब्रेन के सबसे आगे की तरफ देखने को मिलता है। सबसे आगे की तरफ स्थित ये संरचना है। अब इसका काम जो होता है वो सूंघने से संबंधित होता है। ठीक है, मतलब जो भी दुर्गंध है, जो भी सुगंध आती है, उसका एहसास करने का काम, उससे संबंधित जो भी सूचनाएं आती है उनको प्रोसेस करने का जो काम होता है वो काम होता है ओल्फैक्टरी लोब का। ठीक है, अब बात करें इसके डेवलपमेंट की, तो जो कुछ कुत्ते होते हैं और शार्क होते हैं इनमें ये वाला पार्ट जो होता है ये काफी विकसित देखने को मिलता है। इसी कारण हम देखते हैं कि कुत्तों की जो सूंघने की क्षमता होती है वो इंसानों की तुलना में काफी अधिक होती है। अब बात करें दूसरे पार्ट की, तो दूसरा पार्ट है हमारा प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ये हमारे माइंड का, हमारे ब्रेन का सबसे बाहरी और सबसे बड़ी संरचना होती है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो अलग अलग कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा पार्ट यहाँ पर कहलाता है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। बात करें इसके आकार की, तो इसका जो आकार होता है हमारे पूरे मस्तिष्क का, पूरे ब्रेन का लगभग 2/3 होता है। ठीक है, 2/3 मतलब लगभग 66% के आसपास हमें इसका आकार देखने को मिलता है। तो काफी काफी और सबसे बड़ी संरचना देखने को मिलती है।
अब सेरेब्रम जो होता है ये 4 भागों में बांटा होता है, ठीक है। 4 कलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये 4 कलर इसके 4 भागों के अलग अलग कलर है। सबसे पहला पार्ट होता है फ्रंटल, दूसरा होता है पेराइटल, तीसरा होता है ऑक्सीपिटल, चौथा होता है टेम्पोरल। जो फ्रंटल है जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये पार्ट कहलाता है फ्रंटल। दूसरा होता है पेराइटल जो आपको यहाँ पर व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है। तीसरा होता है ऑक्सीपिटल जो आपको यहाँ पर पिंक कलर में दिखाई दे रहा है। और चौथा होता है टेम्पोरल जो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से 4 भागों में हमारा प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम बटा होता है। अब ये जो सेरिब्रम के चारों पार्ट हैं, इन चारों पार्ट के नाम हमें जो हड्डियों का एक खोल देखने को मिलता है जिसको हमने क्रेनियम कहा था, उन हड्डियों में जो अलग अलग हड्डियां होती है उन हड्डियों के नाम पर ही इन चारों पार्ट के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। जैसे फ्रंटल जो है ये फ्रंटल बोन के नाम पर है, ये पेराइटल बोन के नाम पर है, ये ऑक्सीपिटल बोन के नाम पर है और ये टेम्पोरल बोन के नाम पर है। अब एक संरचना हमें देखने को मिलती है गायरस। गायरस जो होती है ये हमारे ब्रेन में जो उभरी हुई संरचनाएं होती है, कुछ ऊपर उठी हुई संरचनाएं होती है, उनको हम बोलते हैं गायरस। आपने ब्रेन का इमेज देखा होगा, इस इमेज में भी आप देख पा रहे हैं कि जो कुछ ऊपर उठी हुई संरचनाएं हैं इन संरचनाओं को हम बोलते हैं गायरस। अब ये जो गायरस होते हैं इनके बीच में हमें कुछ गहरे स्थान भी देखने को मिलते हैं। तो गायरस के बीच में जो गहरे स्थान होते हैं उन संरचनाओं को हम बोलते हैं सल्कस, ठीक है। तो जो ऊपर उभरी हुई संरचनाएं हैं उनको हमने बोला गायरस, और गायरस के बीच में जो रेखाएं होती है, जो गहरी लाइन होती है, उन गहरे स्थानों को हमने बोला सल्कस। अब ये जो दोनों संरचनाएं होती है गायरस और सल्कस, इनका काम ये होता है कि ये दोनों संरचनाएं हमारे मस्तिष्क का पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया बढ़ाती है, ठीक है। कुछ संरचनाएं ऊपर उठी हुई है, कुछ संरचनाएं गहरी है, तो इस तरीके से हमारे ब्रेन का जो सरफेस एरिया है ये बढ़ाने का काम होता है गायरस और सल्कस का। तो यहाँ पर हमने इसके 2 पार्ट डिस्कस कर लिए, ओल्फैक्टरी लोब और सेरेब्रम। अब बात करें हम तीसरे पार्ट की, तो तीसरा पार्ट होता है डाइएन्सिफिलॉन। डाइएन्सिफिलॉन जो होता है ये हमारा जो सेरेब्रम होता है उसके नीचे और अंदर की तरफ स्थित होता है। यहाँ पर जो रेड वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट कहलाता है हमारा डाइएन्सिफिलॉन। डाइएन्सिफिलॉन का काम ये होता है कि जो भी हमारा तंत्रिका तंत्र है और हमारे जो शरीर के अंदर जो ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनको आपस में जोड़ने का काम, उनके बीच में आपस में जो कनेक्शन का काम होता है, ये काम होता है डाइएन्सिफिलॉन का। अब बात करें डाइएन्सिफिलॉन ये काम किस तरीके से करता है, तो इसके लिए इसके 2 मेन पार्ट होते हैं, एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस की अगर बात करें तो थैलेमस का मेन काम होता है कि कोई भी हमारी बॉडी में जो दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, या फिर जो ठंडे गर्म वगैरह है उनको आदि को पहचानने का जो काम होता है ये काम होता है थैलेमस का। थैलेमस जो होता है इसको हम प्रसारण केंद्र भी बोलते हैं। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है इसका प्रसारण केंद्र इसको बोलते हैं। अब प्रसारण केंद्र इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे जो ब्रेन से कोई भी सूचनाएं निकल रही है, कोई भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन निकल रहे हैं, वो सारी सूचनाएं हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक जाने से पहले हमारा जो थैलेमस होता है इसमें कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकती है, ठीक है। कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकेगी, उसके बाद ही वो संबंधित अंग तक पहुंचेगी। इसी कारण इसको प्रसारण केंद्र बोलते हैं, क्योंकि सभी सूचनाओं का प्रसारण इसी के माध्यम से होता है, ठीक है। सिर्फ सुगंध से संबंधित जो भी सूचनाएं होती है उन सूचनाओं को छोड़कर सारी सूचनाएं यहाँ पर रुकती है। अब बात करें हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में अंदर की तरफ जो भी क्रियाएं होती है उन क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम होता है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस जो होता है ये अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है उनसे जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उनके स्त्रावन को, उनके निकलने को कंट्रोल करता है। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन को कंट्रोल करके ये क्या करता है, शरीर में जो भी भूख होगी, प्यास होगी, गुस्सा, प्रेम या फिर नफरत, पसीना, खुशी या फिर गम हो गया, या फिर हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना, ये सारे काम होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस के, ठीक है। काफी ज्यादा काम है, काफी फैला हुआ बिजनेस है इसका, ठीक है। भूख, प्यास, गुस्सा, प्रेम, कुछ भी यहाँ पर हो, कोई भी यहाँ पर इमोशन हो, उनको कंट्रोल करने का काम होता है हमारे हाइपोथैलेमस का। जो टेम्परेचर कंट्रोल वाला पॉइंट है ये काफी महत्वपूर्ण है, इससे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, छोटी सी ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड से भी इसका कॉन्टेक्ट होता है, और इससे कांटेक्ट कर कर, इससे संबद्ध होकर ये हमारे शरीर की वृद्धि और हमारा जो लैंगिक व्यवहार होता है उसको कंट्रोल करने का काम भी हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो अग्र मस्तिष्क वाला पार्ट था, इसके तीनों पार्ट यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। तो मध्य मस्तिष्क जो होता है ये हमारे अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, आगे वाले और पीछे वाले भाग के बीच में जो स्थित होगा वो कहलाएगा हमारा मध्य मस्तिष्क। इसके मेनली हमें 2 पार्ट देखने को मिलते हैं, एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और एक होता है सेरिबल पेंटिकल। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है ये देखने के संबंधित जो भी संवेदनाएं होती है,
हमारी बॉडी से जो हम आंखों से हमारी संवेदनाएं ग्रहण करते हैं उनको प्रोसेस करने का काम होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का। बात करें सेरिब्रल पेंटिकल की, तो सेरिब्रल पेंटिकल जो होता है ये हमारा जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, उसको हमारी मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, जो यहाँ से पीछे की तरफ निकलती है, उन दोनों को आपस में जोड़ने का जो काम होता है ये काम होता है सेरिब्रल पेंटिकल का। अब हम बात करें तीसरे पार्ट की, तो तीसरा पार्ट है हमारा पश्च मस्तिष्क या रोम्बेंसीफेलोन। रोम्बेंसीफेलोन जो होता है इसके हमें मेनली 3 भाग देखने को मिलते हैं। सबसे पहला भाग होता है सेरिबेलम। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम का मेन काम ये होता है कि ये शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, हमारी बॉडी में बैलेंसिंग से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती है, जो भी काम होता है, उस काम को करने का काम होता है सेरिबेलम का। अब इस काम को करने के लिए हमारा जो अंदर वाला भाग होता है कान का, आंतरिक कान होता है, उससे संवेदनाएं ग्रहण करता है, सूचनाएं ग्रहण करता है। ठीक है, संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे कान के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है और हमारे शरीर की जितनी भी ऐच्छिक पेशियां होती है, जो हमारी इच्छा के अनुसार गतियां करती है, उन ऐच्छिक पेशियों पर कंट्रोल करने का काम भी होता है सेरिबेलम का। अब बात करें पोन्स वेरुलाई की, तो पोन्स वेरुलाई जो होती है इस सेरिब्रम और सेरिबेलम को आपस में जोड़ने वाली तंत्रिकाएं होती है। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है पोन्स वेरुलाई। इसका काम ये है कि जो हमें आगे वाला पार्ट देखा था जिसको हमने सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क बोला था, और जो पीछे वाला पार्ट है सेरेब्रम, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम होता है पोन्स वेरुलाई का। अब बात करें इसका एक और काम देखने को मिलता है। एक और कार्य इसका ये होता है कि ये हमारे श्वसन को या जो हमारी ब्रीथिंग होती है उसको कंट्रोल करने का काम भी पोन्स वेरुलाई का ही होता है। अब तीसरा पार्ट हमें देखने को मिलता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये हमारे ब्रेन का सबसे पीछे वाला पार्ट होता है और ये हमारे ब्रेन को और मेरुरज्जु को आपस में जोड़ने का काम जो करता है वो करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। अब इसका एक और काम हमें देखने को मिलता है कि जो भोजन को निगलने से संबंधित क्रिया होती है और जो वॉमिटिंग या फिर उल्टी से संबंधित जो भी क्रियाएं होगी, इनको कंट्रोल करने का काम होता है मेडुला ऑब्लांगेटा का। तो यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने यहाँ पर ब्रेन को डिस्कस कर लिया, ब्रेन के तीनों पार्ट्स को यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड की। मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करें तो हमारा जो ब्रेन का आखिरी पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, उससे निकली हुई एक संरचना होती है। और बात करें इसकी लंबाई की तो लगभग 42 से 45 सेंटीमीटर लंबी खोखली और बेलनाकार संरचना होती है। अंदर से ये खोखली होती है, ठीक है, और मस्तिष्क का जो आखिरी पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा उससे निकलती है। अब इसका मेन काम ये होता है कि जो भी हमारा ब्रेन होता है और हमारे शरीर में अलग अलग भागों में अलग अलग जो तंत्रिकाएं देखने को मिलती है, हमारा ब्रेन और इन तंत्रिकाओं के बीच में जो भी लिंक का काम होगा, जो भी कनेक्शन का काम होगा, वो काम करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब ये काम ये 2 तरीके से करती है। सबसे पहला तरीका ये होता है कि मस्तिष्क से आने जाने वाले जितने भी संकेत है, जितनी भी सूचनाएं हैं, उनको संवहन करने का काम होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, हमारा ब्रेन जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है उनको शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का जो काम होता है वो काम होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड का। दूसरा काम होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण का। प्रतिवर्ती क्रियाओं को अभी हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इन पर कंट्रोल करने का काम जो होता है वो भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड का ही होता है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही शानदार जानकारी वाले वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।